गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज सेशन। एज जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से, काफी समय बाद दोबारा से हम आए हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वी विल डिस्कस अबाउट एसे फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर्स एंड एग्जाम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम and types of question papers. All these things we have discussed earlier and two videos here. पहला मेरा वीडियो जो था उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बहुत ही डीप में जाकर मैंने डिस्कस किया था कि आईएएस बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, क्यों आईएएस बनना चाहिए, कौन लोग बन सकते हैं, किसको बनना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं आईएएस बनने। तो उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट वेरियस पेपर्स। तो उसमें हमने ये बात बोला था कि वी विल डिस्कस अबाउट एसे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एसे का जो मार्क्स होता है 250 नंबर का, अगर एसे का मार्क्स है 300 नंबर का है, मोस्टली 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 250 नंबर का पेपर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट नहीं होती है। आप कितना अच्छा ऐसे लिख पा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल, मतलब कि आपने फ्रॉम योर स्टार्टिंग, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, योर अर्ली स्कूल टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग और द होल ऑफ द वैल्यू सिस्टम जो आपने एजुकेशन में गेन किया है, जो सोसाइटी को आपने देखा है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड टू राइट ए वेरी गुड एसे। तो राइटिंग स्किल के साथ साथ आपकी जो विजन है, आपका वैल्यू सिस्टम है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस लेवल पर आप समझ पाते हैं ऐसे को। तो एक बड़ा स्टूडेंट था, उसने जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऐसे क्वेश्चन पेपर दिया था उसने। इट इज आई फाउंड वेरी वेरी प्रोग्रेसिव टॉपिक्स आर देयर इन दिस ऐसे पेपर। आई थिंक किसी भी एग्जामिनेशन में ये जो ऐसे पेपर है, ये किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे आईएएस का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पर ऐसे पेपर होता है, उसके लिए रेलिवेंट है। इसमें हमने देखा क्वेश्चन इतने ऐसे जो टॉपिक्स हैं, दो इसके पार्ट ए एंड पार्ट बी में 8 ऐसे हैं। इसमें पार्ट ए से करना होगा, पार्ट बी से 2 करने होते हैं। ऐसा ही सिविल सर्विस में मोस्टली स्टेट को जो सर्विस कमीशन है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिविल सर्विस में हमारे समय में एक ही ऐसे लिखना होता था। तो इसमें ऐसे में जो लिखा जाता है उसमें वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आपको कंटेंट है, आपका जो बना हुआ टॉपिक है। आप इधर उधर डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ भी लिख रहे हैं एक पैराग्राफ से, सिंगल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लिखा, दूसरा पैराग्राफ, डिफरेंट व्यूज को आपको कैसे बांधते हैं, कैसे उसको कंबाइन करते हैं। इसमें इससे क्या होता है कि योर पर्सनालिटी विल बी रिफ्लेक्टेड, पूरी की पूरी पर्सनालिटी ऐसे में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आपके अंदर पैशंस नहीं है, आप इरिटेट होते हैं, आप गुस्सा जल्दी होता है, तो एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट इन ऐसे। तो ऐसे में स्कोर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि 250 नंबर के ऐसे के पेपर में अगर आप 120, 130, 140, इवन 180 तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे को लेके, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई आई रिपीटेडली से दैट, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप ऐसे की तैयारी 1 साल में नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये, ऐसे लिखने के लिए आपको लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए। तो आप उसी लैंग्वेज को चूज करें जिसमें आप कमांड। अगर आपने पूरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश में कमांड नहीं है, तो फिर ऐसे पेपर में आप लैग करेंगे। भले ही फिजिक्स मैथ आप लेके आप क्योंकि फिजिक्स मैथ में लैंग्वेज इतना मायने नहीं रखता है, बट ऐसे राइटिंग में अगर आपका लैंग्वेज में कमांड नहीं है तो यू ultimately you will suffer and big difference will create. That's why essay is language is very important. तो language आप जब चूज करते हैं तो it must be language in which you feel you हैव कमांड। की जो ओरिजिनल थिंकिंग है, आपके जो विचार हैं, कहावतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज जैसे आपने चूज किया, इंग्लिश ले ली, तो हो सकता है कि उसमें आपको डिफिकल्टी हो ऐसे लिखने में। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे के जिनको मैं डिस्कस करूंगा कि दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। इवन उनको समझ पाना कि व्हाट इज जो ऐसे के जो टॉपिक क्या एग्जामिनर चाहता है आपको, मतलब उसको आप ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, यही समझना बहुत मुश्किल काम है। तो
पहला ऐसे है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद में। फॉरेस्ट प्रेसीड्स सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट फॉलो। इस ऐसे का मतलब ये है कि ये मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग सिविलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि सभ्यताएं आने, जंगल जब थे, जब सभ्यताएं पहले सभ्यताओं की शुरुआत जंगल से, जैसे चाहे विलेज लाइफ हो या उसके बाद अर्बनाइजेशन हो। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जाता है, बड़े बड़े जंगल कटते जाते हैं, उसके बाद जंगल कट जाएगा तो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, रेगिस्तान मिल जाएगा। ये आज देख लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, ड्यू टू ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, जो धीरे धीरे जो बाग हैं, पेड़ों की संख्या, जंगल कट रहे हैं, तो जंगल जब कटेंगे तो रेगिस्तान ही बनेंगे। दैट इसका कहने वाला ये है कि यू हैव टू राइट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर आप इसमें पॉजिटिव लिख देंगे तो नंबर बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव, या जब भी आपको इसके बारे में लिखना होगा तो यू हैव टू राइट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोइंग सिविलाइजेशन, सम पॉजिटिव फीचर व्हिच वी कांट अवॉइड, बट वी हैव टू फोकस दैट हाउ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी फॉरेस्ट। ये चीज पूछी गई है, इसी को बेस मान के ही आपको ऐसे लिखना। अगर आपने ये चीज बेस मान के अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो निश्चित रूप से इसका नेगेटिव, इसमें नंबर बहुत कम मिलेगा। फिर सेकेंड देखिए टॉपिक कितना प्रोग्रेसिव है। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो ये चीज है कि पहले क्या होता था, बड़े बड़े एम्पायर, मतलब जो ओल्ड एज में, मेडिवल टाइम में आप देखिए तो बड़े बड़े एम्पायर कैसे बन रहे थे। एक राजा दूसरे राज्य में अटैक करके वो अपने एक्सपेंशन करता था राज्य का। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बने और साम्राज्य टूटते रहे, बनते रहे। आज के जमाने में ये बहुत आउटडेटेड हो गया कि हम साम्राज्य को बनाने के लिए जो है हम अटैक करके उसके राज्य को छीन लेंगे, घुमा उसके जियोग्राफी ले जाकर अपने राज्य मिला लेंगे। दिस इज ए ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो न्यू कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर ग्रोइंग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाह रहा है कि भविष्य के समाज मस्तिष्क आप कितना जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे और कितना आपका इसके ऊपर कंट्रोल होगा। हाउ यू कंट्रोल फ्यूचर वर्ल्ड by using artificial intelligence, robotics, mechanization, modern machinery, all these things को माइंड में कितना माइंड को माइंड का यूज करके and its application of artificial intelligence, robotics, all these things, then you control and run the whole empire of the world। जो कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े एम्पायर हैं, जैसे जापान कितना आगे निकल चुका है ड्यू टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान, अमेरिका, मॉडर्न कंट्री, दीज आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। पूरे वर्ल्ड में उनका, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है, यू कैन कंट्रोल होल ऑफ द वर्ल्ड। घर बैठे आप किसी राज्य की जमीन, किसी देश में आपका शासन नहीं है, लेकिन यू आर गवर्निंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग योर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप रख के ऐसे लिखेंगे देन इट विल बी पॉजिटिव, इट विल क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, बिकॉज इसका थीम ही वही है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। नंबर 3 है प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ द साइंस। ये बहुत एक इसमें कोई न्यू नहीं है कि जब भी कोई न्यू इन्वेंशन होता है, साइंस में जो डेवलपमेंट होता है, तो जब हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हमारे अंदर कोई डाउट नहीं होगा, जब डाउट क्रिएट होगा और डाउट को सॉल्व करेंगे, डाउट को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि कोई, तो उससे क्या होगा, न्यू इन्वेंशन होंगे। तो साइंस के जितने भी डेवलपमेंट हुए, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बोहर, डाल्टन के रिगार्डिंग परमाणु का स्ट्रक्चर बताया। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तरबूज की में बीज की तरह पूरे मटेरियल में जो है धसे रहते हैं, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। तो क्योंकि किसी ने डाउट क्रिएट किया, तो उसको रदरफोर्ड बोहर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये मॉडल भी आ गए, किसी ने डाउट किया तो यह मॉडल भी फेल हो गया। इस तरीके से न्यू इन्वेंशन आते गए, साइंस फर्दर मॉडिफिकेशन होता चलेगा। किसी भी फील्ड में हो, अगर डाउट नहीं होगा, डाउट का कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होगा, तो विज्ञान में जितने भी इन्वेंशन, जितने भी न्यू डेवलपमेंट होते हैं वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो लगातार विज्ञान में यानी साइंस में जो भी डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे उसको इंजीनियरिंग का पार्ट बनता है।
पहले वो टेक्नोलॉजी बनेगी, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियरिंग के फॉर्म में होता है। तो विज्ञान का सच्चा सिपाही जो होगा वो डाउटर, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वही सच्चा सिपाही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ से ये विजन के लेके आप बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए, जब आप जैसे मैंने एग्जाम्पल बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कर लिया जो रदरफोर्ड ने स्टार्ट किया था, डाल्टन से स्टार्ट होते हुए जाके श्रोडिंगर मॉडल तक पहुंचा। इस तरीके से फर्दर इसमें रिफाइनमेंट होता जाएगा और हम अल्टीमेटली वहां पहुंच जाते हैं जहां पर फिर कोई डाउट, ऐसा कोई एंड नहीं होता कि डाउट ही ना बचे, डाउट तो हरदम रहेगा, फर्दर डेवलपमेंट के हरदम चांस रहेंगे। ये चीजें आप अगर एक्सप्रेस करेंगे तो योर ऐसे विल रिफ्लेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट माइंड ऑफ एग्जामिनर एंड यू विल गेट फुल मार्क। फोर्थ जो ऐसे का टॉपिक था उसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये ऐसे पूछा गया था, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ये एक फिलोसफिकल टाइप, इसको लिख पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि डिफरेंट पर्सन विल हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट हैप्पीनेस। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ इटसेल्फ। तो हैप्पीनेस है कोई पाथ नहीं होता है अपने मतलब इसके, हैप्पीनेस इज द पाथ। अगर आप खुश हैं तो अपने आप जो है बहुत सारे चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। अगर आप खुश नहीं है, कोई पाथ हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए नहीं होता है, आपको उसको हैप्पीनेस को अपने अंदर से ही सर्च करना होता है। ये नहीं कि हैप्पीनेस की कोई बाहर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अपने अंदर से ही उसको आप फील कर सकते हैं कि हैप्पीनेस, मतलब हमें हैप्पीनेस अपने अंदर ही खोजनी होगी। बाहर हमें हैप्पीनेस में जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है उससे हैप्पीनेस एक जो होती है मोमेंट्री होती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। अगर आप परमानेंटली हैप्पीनेस चाहते हैं तो उसको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। और हैप्पीनेस, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है तो यू हैव इमेंस पावर टू डू एवरीथिंग। डिफरेंट पाथ आपके लिए बनते चले जाएंगे अगर आप अंदर खुश हैं। लेकिन कोई हैप्पीनेस होने के लिए आप पाथ की तलाश करेंगे, मतलब कि मीन्स को तलाशेंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। ये इसका एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्शन है इसका। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको फिलोसफिकल अंदाज में इसे को लिखना है। ये मतलब कि आपकी सोच है, आपकी विजन हैप्पीनेस के बारे में, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट विजन हो सकती है। तो कोई दो व्यक्ति एक जैसा ऐसे, इसमें सारे जो लोग लिखेंगे सभी का ऐसे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं अब कहीं भी लिखे हुए मिलेंगे नहीं। जो टॉपिक हैं इसका कोई ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा अभी तो वो क्रूड होगा, उस तरीके का नहीं होगा जो आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता हो। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखना या पूरी जिंदगी का एक निचोड़ होता है जो इस टॉपिक पर कोई ऐसे लिख पाएगा। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे लिटरेचर, बहुत महान जो लेखक हैं, जो फिलोसफर हैं, उनके बुक्स को पढ़ेंगे, उनके व्यूज को अगर अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो फिर आप अपने अंदर एक न्यू विजन बना पाएंगे जो इस तरह से लिखे। पांचवा टॉपिक है यहाँ पर, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमंगस्ट द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन। आज के जो युवा पीढ़ी पर ये पूछा गया है, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? युवा पीढ़ी जो गलत दिशा में जा रही है उसको जो इसमें लेखक कह सकते हो, जो पूछने वाला ऐसे को पूछने वाला पर्सन है, वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। इसको देखो मोबाइल में लगा हुआ, उसको लगता है कि कहीं कोई चीज हम कहीं मिस न हो जाए, जो पूरी तरफ सभी लोग एक तरफ भाग रहे हैं उससे हम न छूट जाएं। इसलिए वो लगातार सोशल मीडिया में लगा रहता, मोबाइल से उसका पीछा नहीं छूटता। सोते समय, सोने के जस्ट पहले तक, इवन सोने के बाद भी, लेटने के बाद भी उस बीच में मोबाइल उठा लेता। ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लेट गए उसके बाद भी हो सकता है 1 घंटे बाद नींद आ रही हो तो मोबाइल उठा देगा। तो ये चीजें हैं कि हम छूटने न पाए हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। हम अगर जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं कि हर समय हम अपडेट रहें। इसकी वजह से क्या होता है, जो रियल हमारी लाइफ है, जो हमारे रियल में हमारे जो सगे संबंधी, हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारी रिश्तेदारी है, वो छूटती चली जा रही है। जो सोसाइटी के जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों से मिलना जुलना, किसी के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, इसके लिए हमारे पास टाइम बच रहा है। तो ये जो डर है कि हम छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, हम मॉडर्न सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, इसी वजह से लोग उसी में लगे रहते हैं। हर समय व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में लगे रहेंगे। इसी वजह से हमारी लाइफ बहुत बिगड़ रही है, हमारे अंदर
अकेलापन भी, क्योंकि जब हम मिलेंगे नहीं, हम मोबाइल से अटैच रहेंगे तो उसमें अकेलापन बढ़ेगा, लोगों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि रियल हैप्पीनेस किसी पास बैठे हुए चाय पियोगे बात करोगे तो रियल हैप्पीनेस उससे होगी। मोबाइल में आप लगे ये धीरे धीरे एक रोग बन जाता है, आप उसे छूट ही नहीं पाते हैं। जब भी मोबाइल बाई चांस से 10 मिनट के लिए आपका नेटवर्क गायब हो गया तो परेशान हो जाए, तो ये चीजें व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो इसमें आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को, इन्हीं सब बातों को सेंटर में रख के आपको ऐसे लिखना होगा कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखेंगे सोशल मीडिया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आप सोशल मीडिया दैट इज काजिंग डिप्रेशन एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड काजिंग डिप्रेशन, इन सब चीजों को आपको एड्रेस होगा, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दिस इज सेकेंड सिक्स्थ टॉपिक है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। Nearly all men can stand adversity, but to best the character give him power। तो व्यक्ति का देखिए कितनी भी परिस्थितियां होंगी, व्यक्ति जो है, व्यक्ति का व्यवहार, जो कोई आदमी दुखी है, कोई बहुत खुश है, लगभग व्यक्ति का व्यवहार नॉर्मल ही रहता है, उसका चरित्र भी नॉर्मल ही रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पावर आ जाता है, मतलब पावर आ गया, ही कैन डू डिलीवर समथिंग, उस समय उसका व्यक्तित्व जो होता है, हो सकता है अपने से नीचे वाले व्यक्तियों के खिलाफ पावर का यूज करे या पावर का वो मिस यूज करे, ये चीजें देखने को मिलती है। तो व्यक्ति का जो सही व्यक्तित्व आपको देखना है, वो जो पावर में आता है तो हम उसको देख पाते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करता है अपने उन साथियों के साथ जो पावर आने के पहले उसके साथी थे, और उन व्यक्तियों के बाद जो पावर आने के बाद उनसे कैसे बिहेव करता है। ये चीज देखने वाली होती है। व्यक्ति को पावर मिलने के बाद हो सकता है अपने ही उन क्लोज फ्रेंड को भूल जाए, अपने उन लोगों को भूल जाए जो उसको वहां तक, उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया उनको ही भूल जाए, अपने भाइयों को भूल जाए, अपने कलीग्स को भूल जाए, अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को भूल जाए और उन्हीं के खिलाफ उस पावर का यूज करे। तो पावर जो होता है ये व्यक्ति का को सही मायने में जज करने में काम, मतलब जज करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब व्यक्ति के पास जब पावर होता है वो उस समय भी उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे वो पहले था। मैं एग्जांपल देना चाहूँ, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जैसे प्रेसिडेंट बनने के पहले बहुत ही हम्बल सिंपल पर्सन थे, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनमें कोई अंतर नहीं आया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप मिलेंगे, प्रेसिडेंट बनने के पहले, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो हम्बल रहे और इसीलिए उनको दुनिया महान कहती है। आज भी उनको लोग नाम लेते हैं। और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ नेल्सन मंडेला का। बहुत लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक जो उसमें अपार्थीड थी, मतलब कि नस्ल भेद था, उसको खत्म किया और समानता लाए और राष्ट्रपति भी बने। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका नेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस तरीके का जो व्यक्ति जो बिहेवियर होता है वो पावर आने के बाद कैसा होता है। पावर एक बहुत अच्छा यू कैन से मेजरिंग टूल कर सकते हो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप परीक्षण कर सकते हैं पावर से। यहाँ पर इन सब बातों को पॉइंट को डिफाइन करके भी आपको ऐसे लिखना। जो ऐसे का जो वर्ड लिमिट होती है अराउंड, इस तरह के ऐसे की जो वर्ड लिमिट होती है वो 1000 वर्ड टू 2000 वर्ड। कभी कभी हमें वर्ड डिफाइन होते हैं कि 2000 वर्ड तक को आपको लिखना हो। 2000 वर्ड का ऐसे लिख पाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत सारा लिटरेचर, आपकी लैंग्वेज में कमांड, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव, अदरवाइज यू कांट राइट ए गुड ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक इस ऐसे में आया था, वहां पर व्यापक परिणाम वाले विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। मतलब जिन विचारों का जो परिणाम बहुत व्यापक होता है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। कुछ लार्ज स्केल में जो होती है तो वो बहुत छोटे विचार से उत्पन्न होती है, बहुत छोटे विचार से। जैसे डेमोक्रेसी को ले लीजिए, डेमोक्रेसी मतलब समानता का अधिकार, बहुत छोटा इसका जो परिणाम होगा बहुत ही व्यापक होगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। इसका एग्जाम्पल मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहूंगा, माइक्रो इकोनॉमी। जिससे आप देखा होगा इसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनूस, बांग्लादेश में बहुत गरीबी थी और औरतें लगभग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे वहां के लोग। तो उन्होंने एक माइक्रो इकोनॉमिक स्कीम लागू किया कि उन्होंने 1000-2000 रुपए का लोन दिया, मतलब कि
किसी भी विदाउट एनी गारंटी के माइक्रो बैंक्स उन्होंने पूरे बांग्लादेश में स्थापित किया और सभी को मतलब 1000, 2000, 5000 रुपए तक के लोन दिया और जिससे वो अपना छोटा मोटा रोजगार कर सके और उसमें इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया और काफी हद तक ये गरीबी को दूर करने में सहायक हुआ। तो ये चीजें जो छोटे छोटे विचार होते हैं बहुत बड़े व्यापक परिणाम वाले जो विचार जो जिनका बहुत बड़ा आउटकम आता है उनके जो विचार होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इस तरीके से आप जो है इस ऐसे को इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हैं कि जो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिन बात उनके जो विचार होते हैं बहुत सिंपल विचार होते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ऐसे को लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो कितना छोटा टॉपिक है और इसमें लिखना होगा 2000 वर्ड। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसे सिंपल। अभी आप कोई एग्जांपल दो, इसे फ्रिक्शन होता है। मैं साइंस का एग्जांपल देता हूँ, फ्रिक्शन। अगर आप देखें फ्रिक्शन को डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन फ्रिक्शन का लेवल इतना व्यापक होता है। अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड लाइफ बिकम इम्पॉसिबल। अगर जो फ्रिक्शन होता है चलने पर गाड़ी चलती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलती, चलते रहेगा तो रुकेगी नहीं, ब्रेक मारते रहो। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, चल रहा है तो चलता रहेगा। आप चल रहे हैं तो आप फिसल गिर जाएंगे, रुक ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन एक छोटा सा चीज है होता है, फ्रिक्शन को कोई नोटिस ही नहीं कराया, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो है लाइफ ऑलमोस्ट बिकम इम्पॉसिबल। तो ऐसे चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज बनती है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइकिल का डेवलपमेंट हुआ, बहुत एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, छोटे से एरोप्लेन। जब राइट ब्रदर ने छोटे सा विचार लाया और उड़ के दिखाया और उसको बाद में कितने एडवांस एरोप्लेन आते हैं विदाउट स्टॉपेज। न्यू दिल्ली से उड़ेंगे, न्यूयॉर्क जाकर रुके, या न्यू दिल्ली से या दुबई से उड़ेंगे, सीधे जाके अर्जेंटीना उतरेंगे। तो ये जो बहुत ही एडवांस एरोप्लेन बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े मिसाइल बन गए हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें देख रहे हो, स्टार्टिंग एक रॉकेट से, छोटे से रॉकेट में दिवाली में जो छोटे छोटे रॉकेट होते हैं, ऐसे रॉकेट छोड़ देते थे जिनकी रेंज कितनी थी, 4 से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच पाए। तो वो छोटे से रॉकेट से जाके आज कितना बड़ा रॉकेट बन चुका है, जो कि चंद्रयान तक, चंद्रमा तक पहुंच सकता है, या डॉकिंग करके जो स्पेस स्टेशन जा सकता है, वहां पर सामग्री ले जा सकता है, और जो एस्ट्रोनॉट्स को वहां छोड़ सकता है, वापस ला सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू वेरी स्मॉल, वो छोटे विचार। छोटे में एक रॉकेट बनाने के विचार आता है, अभी कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रॉकेट बनाने वाले भी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में हम इसी रॉकेट से हम चंद्रमा तक जाएंगे और स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, वहां पर लोग रहेंगे, उनके लिए खाने पीने की सामग्री, जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हम रॉकेट से भेज पाएंगे। ये किसी ने सोचा था। हाँ, रॉकेट को ऊंचाई तक 4 किलोमीटर तक जाएगा, वहां मौसम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इतना सोचा था स्टार्टिंग में जो रॉकेट गए थे। लेकिन इतनी दूर तक जाएंगे, गुब्बारा से पहले उड़ के देगा, उसके बाद इतने बड़ा जेट प्लेन बन गया। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनी है वो छोटे विचार से बनी है। तो इन सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप इस ऐसे लिखने में इंक्लूड करेंगे तो एग्जामिनर के माइंड में आपको इसके बारे में, टॉपिक के बारे में सही आइडिया है। भले ही आप बहुत अच्छा न लिख पाए, लेकिन अगर आइडिया पॉजिटिव होगा तो सडनली यू विल गेट गुड मार्क्स। आखिरी टॉपिक है यहाँ पे, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। अगर हम हरदम डरते रहेंगे, द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। मैं एग्जांपल लूंगा जेम्स वाट का ले लो एग्जांपल, या थॉमस एल्वा एडिसन। इन लोगों ने कितने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के पहले कितनी बार फेल हुए। अगर वो करते ही नहीं कि हमारा फेल हो जाएगा, करते ही नहीं तो जो स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं होता, ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं होता, बल्ब का आविष्कार नहीं होता, बहुत सारी चीजें के आविष्कार नहीं होता। करने से पहले अगर हम डर जाएं कि हम गलत हो जाएगा तो हम करेंगे ही नहीं। तो गलत हो जाने दो, लेकिन करने से क्या होगा, करने से मालूम होगा गलत होगा तो अगली बार आप वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। तो कम से कम इतना मालूम हो जाए कि इस तरीके से करने से ये गलत होगा, इस तरीके से मुझे नहीं करना है, तो नए तरीके से करोगे तो हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको हाईलाइट किया है कि कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो आप कुछ करेंगे नहीं, गलत होने के डर से कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ भी इन्वेंशन, कुछ भी नया नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं ये आपको किसी बुक में मिलेंगे नहीं। यू हैव टू डेवलप योर विजन। अपने विजन को, अपने वैल्यू सिस्टम को खुद ही डेवलप करके
बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू न्यूज़पेपर जिसमें अच्छे अच्छे लोगों के एडिटोरियल आते हैं उनको पढ़ना होगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना होगा, बड़े बड़े फिलोसफर की बुक्स पढ़ना होगा। ये सब पढ़ने के बाद आपके अंदर एक विजन डेवलप होगी जो इस तरह के टॉपिक को समझ पाए। नहीं तो टॉपिक को ही समझ पा नहीं पाएंगे तो लिखेंगे क्या वहां पर। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि टॉपिक आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि टॉपिक न समझ आने को उल्टा लिखे जाने की संभावना होती है। इसलिए पहले टॉपिक समझिए, फिर उसको लिखने के लिए बहुत सारे जैसे हमने एग्जाम्पल दिया जेम्स वाट का, थॉमस अल्वा एडिसन का, माइकल फराडे का। माइकल फराडे ने 12 ईयर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में खोज करते रहे। वो बार बार गलती करते थे, जो क्वाइल होती थी उसके बीच से मैग्नेट को धीरे धीरे ले जाते थे क्वाइल के बीच से, तो जो रेट ऑफ चेंज या जो फ्लक्स होता था वो बहुत ही धीमा होता था। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वाइल। तो जब धीमे धीमे ले जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लक्स बहुत धीमे होगा। तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ वो बहुत ही इतनी कम होगी कि डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो 12 साल तक कर रहे, गुस्से आदमी आ गया, उन्हें चिड़चिड़ा गए, उन्होंने मैग्नेट को बहुत तेजी से फेंक दिया उसको। और बाई चांस ईश्वरी मतलब ईश्वर की माया समझिए कि गॉड ब्लेस, गॉड को भी दया आ गई कि 12 साल तक कर रहा है, तो वो मैग्नेट बाई चांस उसी क्वाइल से चला गया, क्वाइल के अंदर से पास हो गया और डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन मिल गया। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, तो उसी समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट डेवलप हुआ। अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होने से पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपको तभी समझ में आएंगे जब आप बहुत ही ह्यूज स्केल पर, अब जो साइंस वाला बंदा होगा वो साइंस वाले एग्जाम्पल को लिखेगा, जो आर्ट साइड वाला बंदा होगा वो आर्ट साइड और सारे एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जाम्पल देगा। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से एग्जाम्पल देने के लिए मिल जाएंगे। इसको इस टॉपिक को अगर वो चूज करता है, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। ये टॉपिक है, इसमें 8 टॉपिक थे, इसमें पार्ट ए से 4, पार्ट बी से 4, 4 में एक लेना है, 4 में एक लेना है, तो 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो जैसे जो स्टेट सर्विस कमीशन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उसमें मुझे मालूम है पीसीएस मैंने दिया था 2 ऐसे लिखने होते हैं। एक ऐसे होता है करीब 1200 वर्ड का, दूसरा ऐसे होता है 800 वर्ड का। लेकिन आईएएस मैंने दिया था वहां पर 2000 वर्ड लिमिट होती है अराउंड, उसमें एक ही ऐसे लिखना होता है। तो कोई भी अगर 2 लिखना, 1 लिखना, लिखने का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो वही है। यू मस्ट गो डिटेल लिटरेचर, अपनी विजन बनाइए। जो बुक में दिया हो कुछ ऐसे की गाइड मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उतने इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे नहीं। वो किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा होगा, वो उसकी विचारधारा है, आपकी विचारधारा क्या है, व्हाट इज योर विजन। ऐसे रखने का मेन मकसद क्या था, वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करना चाहता है। एग्जामिनर वांट टू चेक योर विजन, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। तो हर व्यक्ति का अलग होता है, तो जितने भी एस्पिरेंट बैठेंगे सभी का ऐसे डिफरेंट होगा। अगर मैच कर रहा है तो नंबर कम मिलेगा, उसको मालूम हो जाएगा क्योंकि ही फॉलोड सम गाइड, उसी को सारे लोगों ने फॉलो किया। इसीलिए अगर आप किसी कोचिंग में अगर तैयारी करते हैं या सेल्फ तैयारी करते हो, तो सेल्फ तैयारी करेंगे तो उसमें अच्छे नंबर लाने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्योंकि कोचिंग में एक ही टाइप एक व्यक्ति पढ़ा रहा होगा, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। तो अच्छा ये होता है कि अच्छी बुक्स आप पढ़ें और अपना विजन डेवलप करें, खुद लिखें, खुद एनालाइज करें उसको और बार बार उसको रिपीट करें, देन यू विल परफॉर्म वेल। दैट्स वाई मैंने जो ऐसे डिस्कस किया है, हमने ऐसे पूरा ऐसे लिखने की बात तो नहीं बताई, लेकिन कैसे ऐसे को लिखा जाए ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको लिखने के लायक अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर 250 नंबर के ऐसे में अगर आप 120 130 नंबर पाना स्टार्ट करते हैं, देन इट इज गुड। 250 नंबर में आप 200 नंबर तक ला सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा बना हुआ ऐसे लिखते हैं जहां पर आपके विचार इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, मतलब बने हुए, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक्ड होना चाहिए। पढ़ने वालों को लग रहा है कि स्टोरी पढ़ रहे हैं एंड ही फीलिंग वेरी ही एंजॉइंग, मतलब जब ऐसे पढ़ रहा होगा एग्जामिनर तो वो एंजॉय कर रहा होगा एंड ही लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम यू, तो निश्चित रूप से वो खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। वो बोर हो रहा होगा पढ़ने में, समझ नहीं आ रहा होगा कहना क्या चाहते हैं, लिख क्या रहे हैं, देन सडनली ही विल इरिटेट, वो आपको खराब नंबर देगा। इसमें कोई मतलब पक्षपात करने की कोई बात ही नहीं आती है। हाँ, लैंग्वेज आपका लैंग्वेज में कमांड नहीं है, आप लिख नहीं पा रहे लेकिन आपके विचार बहुत अच्छे हैं,
तब भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, विचार अच्छे नहीं है, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो भी नंबर खराब मिलेगा। राइटिंग के नंबर होता है, थोड़ा बहुत तो नंबर होता है, लेकिन जो आपका कंटेंट है, आपका जो मूल विचारधारा है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आप कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं, सराउंडिंग to your surrounding, that is important for writing a good essay. That is very important for the IAS examination, civil service examination. ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब आप अच्छा ऐसे लिख पाते हैं तो आपकी जिंदगी में भी ये काम रहेगा। आपकी पर्सनालिटी एक कोहेसिवनेस पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके एक वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि जिंदगी में भी काम आएगा। तो दैट्स आई थिंक सफिशिएंट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एसे इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हमारी बातों को फॉलो करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर इफ यू फील इट इज गुड फॉर यू, देन प्लीज like and subscribe and share it to your friends. Thank you very much.